नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। अब आयोजन कहाँ होने वाला है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो की जो लोकेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जो करणी सिंह स्टेडियम है, करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर, वो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन स्थल रहेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। वहीं दूसरी बात ये करें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग कौन लेने वाला है, तो भाग लेने वाली है हमारे राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में और एक जानकारी हम ये लेना चाहें कि पहली बार जब वो राष्ट्रपति बनी है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है वो। पहली राष्ट्रपति नहीं है वो, पहली आदिवासी राष्ट्रपति तो है। उन्होंने पहली बार 3 जनवरी 2023 को राजस्थान का दौरा किया था, ठीक है? और जयपुर में संविधान पार्क की आपने बात सुनी होगी। संविधान पार्क का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था और साथ ही जयपुर में जयपुर से ही उन्होंने वर्चुअल फॉर्म में जो हमारे बीकानेर में 1000 मेगावाट का एक सौर परियोजना का प्रोजेक्ट था, उसका शिलान्यास भी किया था। 3 जनवरी को राजस्थान में ये पहली बार आई थी और अभी जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में आयोजित होने वाला है, करणी स्टेडियम बीकानेर, उनके आयोजन में अतिथि के रूप में इनकी अपीयरेंस होगी, ये शामिल होगी। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि वर्ष 2023-24 में मैंने इस न्यूज़ को आपको सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था और मैंने ये कहा था एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है और आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ष 2023-24 में जो क्षेत्रवार बजट का एलोकेशन हुआ है, मतलब किस क्षेत्र में कितना पैसा जाएगा उसके लिए। देखो अभी तक सेशन चल रहे हैं, 3-4 दिन सेशन चलेंगे। इस जो बजट को पारित करने के बाद उसका डिस्कशन होगा और फिर ये पूर्ण रूप से पारित कहलाएगा। लेकिन जो एक प्रस्तावित है बजट, उसके अनुसार हम देख रहे हैं तो क्या है कि जो कृषि और संबद्ध सेवाएँ हैं, कृषि और संबद्ध सेवाएँ हैं, उसमें 5.74% है। हमें ये ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट किसको सबसे ज़्यादा महत्व किसको मिला है और सेकंड किसको मिला और थर्ड किसको मिला। तो हम देखें यहाँ पे, मैंने कहा था उस दिन भी गौर कीजिएगा, जो सामाजिक सेवाएँ हैं, सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ, उसको 52% के साथ फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट इसको मिला है, यानी सबसे ज़्यादा मिला जो बजट का एलोकेशन हो रहा है वो सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को होने वाला है। वहीं हम सेकंड नंबर पे अगर देखें, तो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा था? सेकंड नंबर पे आ रहा था इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युत, सेकंड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? थर्ड नंबर पे जो ग्रामीण विकास संबंधित योजना होगी, वो आएगी, उसको 10.79%। आप प्रतिशत में याद रखिएगा, इसके आंकड़े कोई नहीं पूछेगा आपको। अब यहाँ पे जो राशि है, वो करोड़ रुपए में दे रखी है। अब इस बात को देखिए, गौर करिए, राशि जो है वो करोड़ों में है। जैसे हम बात करें तो सामाजिक और सामुदायिक सेवा के लिए 97,000 जो है 30 करोड़ रुपए हैं, उस राशि में दिए गए हैं ये, ठीक है? अब वहीं पे हम बात करें कि जो विद्युत के लिए है, तो वो 25,191 करोड़ रुपए में है। फिर हम बात करें ग्रामीण विकास के लिए तो 19,891 करोड़ रुपए में। फिर इसका जो सम दे रखा है, इन सारे जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्रवार उसका सम दे रखा है, वो आप संख्या में याद रखेंगे। मैंने उस दिन भी बोला था और आज आपके लिए वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि 1,84,311.57 लाख करोड़ रुपए जो है, सॉरी, करोड़ रुपए में है 1,84,311 करोड़ रुपए। ठीक है? इतनी जानकारी आप रखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जानकारी होनी चाहिए प्रतिशत में। पहला, दूसरा और तीसरा सामाजिक सामुदायिक सेवा, फिर विद्युत और फिर ग्रामीण विकास। ये पता होना चाहिए और साथ ही आपको जो टोटल है इसका सम है वो संख्या में याद होना चाहिए 1,84,311.57 करोड़ रुपए में। ठीक है? ये क्षेत्रवार बजट एलोकेशन है 2023 और 24 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी मेरे भाई-बंधु अभी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे तो पूछा जाएगा।
अब श्रीमती उषा शर्मा को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान रखना, श्रीमती उषा शर्मा अभी राजस्थान सरकार की जो मुख्य सचिव के पद पर है वो, ठीक है? तो जो इंडिया एक्सपो मार्ट हुआ था दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान इनको जो मिला है इस अवार्ड को, साठे अवार्ड 2023 के कार्यक्रम में इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तुम और कर लेता हूँ, देख लीजिए आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, देख लीजिए। 25वां राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला, लोकानुरंजन मेला कौन सा नंबर का है? 25वां है और राष्ट्रीय स्तर का है। और लोकानुरंजन मेला जो है वो कहाँ आयोजित हो रहा है वो आपको बताना चाहिए। तो जोधपुर में आयोजित होने वाला है, जोधपुर में होने वाला है लोकानुरंजन मेला। ठीक है, और इसकी जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, शुभारंभ करेंगे श्रीमान अशोक गहलोत। अब एक हाल ही में एक शहीद का नाम आपने सुना होगा, अमर शहीद नायक नरपत सिंह जी। नायक नरपत सिंह जी, इनका अभी ये अभी शहीद हुए हैं। इनके लिए इनकी उन मतलब कह सकते हैं हम स्मृति में जो है हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रतिमा का अनावरण किया है इनके। ठीक है, वो एक न्यूज में है, इतना बताना चाहिए आपको। अमर सिंह नायक जो नरपत सिंह है, अमर शहीद नायक नरपत सिंह जी, उनका संबंध कहाँ से? तो आप बताएंगे जैसलमेर के राजमथई, जैसलमेर संबंधित हैं। दो तीन चीजें हैं कि नरपत सिंह जी जो है, नरपत सिंह जी का संबंध कहाँ से है? तो जैसलमेर से है। बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है? अब आपने न्यूज में बहुत सुना है ईआरसीपी। ईआरसीपी का न्यूज तो दो तीन दिन बाद इतने सुन रहे हो आप, लेकिन आपको क्या इसके बारे में सारी जानकारी है? ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईआरसीपी की फुल फॉर्म है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। जो पूर्वी राजस्थान है उससे संबंधित जो नहरें हैं, उनसे संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, उसकी बात हो रही है। समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है कि राजस्थान में पानी की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने हाल ही में जो प्रधानमंत्री इस दौसा खंड जो था, हमारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दौसा खंड का अनावरण करने आए थे यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट की थी, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये जो परियोजना है हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसको आप राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दो। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि किसी राज्य के पास फंड की व्यवस्था नहीं होती, वित्त के बिना कुछ भी नहीं होता। तो जो वित्त सबसे बड़ा एक पॉइंट है, उसपे समस्या होती है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा, तो 90% जो पैसा होगा वो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। बात आपको समझ में आई? लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें ये जानना है कि इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत कितने जिले शामिल हो रहे हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो भी रिसेंट में, उसके लिए भी, और अगले 1 साल या 2 साल में आप जो एग्जाम दोगे, उसके लिए भी ये 13 जिले बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और आपको इन 13 जिलों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। वो 13 जिले कौन कौन से हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। ठीक है, तो आपको क्या बताना चाहिए? 13 जिले जो है राजस्थान के, वो पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? तो झालावाड़ है, बारां है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, करौली है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, ये आपको, और धौलपुर है। ये 13 जिले जो है, आप कभी भूलना मत, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण और न्यूज़ है कि गुलाब चंद जी कटारिया कहाँ के हैं? संबंधित कहाँ से हैं? उदयपुर के हैं। पार्टी कौन-सी है? बीजेपी। हाल ही में असम के राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है? तो अभी राज्यपाल लगभग 12 से 13 जो राज्य स्टेट हैं, उनके राज्यपाल में परिवर्तन आया, चेंजेस आया। राष्ट्रपति ने अ, ये बात कही है अभी और उनको चेंजेस कर दिया है। तो हमें
जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के वो कौन से सदस्य हैं जो जा रहे हैं एज़ अ राज्यपाल, तो हमें पता होना चाहिए बस इतना। गुलाब चंद जी कटारिया असम के राज्यपाल बनने वाले हैं, पूछ लिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में। और कहाँ के निवासी? तो उदयपुर के निवासी। पार्टी कौन-सी? बीजेपी है। मतलब इंडिया लेवल की कोई न्यूज़ है, अगर वो आपके एग्ज़ाम पूछने की संभावना रहती है, तो मैं उनको भी कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पूरी कवर हो नहीं पाती क्योंकि न्यूज़ का फिर वो भंडारा लग जाएगा, बहुत सारी न्यूज़ हो जाती है, तो थोड़ा-सा एक हेक्टिक इश्यू हो जाता है। मैंने ये सोचा है कि जो इंडिया की न्यूज़ होगी, उसके लिए मैं कंपाइलेशन ले आऊँगा अलग से क्योंकि इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं होती, वहाँ से पूछते भी नहीं इतने। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछते, रेशियो रहता है उसका अच्छा खासा, तो उसके लिए हम एक अलग सेशन रख सकते हैं। ठीक है? अगर उसके लिए आप कहेंगे तो मैं अलग सेशन ले आऊँगा, मंथली ले आऊँगा, तो उसका सारा वो हम कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ-कुछ न्यूज़ हम देखते चलें, साथ में 1-2 न्यूज़ कभी-कभी, तो वो सही रहता है। ताकि आपके लिए भी एक मतलब यूँ याद के लिए, स्मृति के लिए अच्छा रहे कि आप उसको रिमेंबर कर पाओ उस टाइम। बाकी एकदम आपके साथ अगर आ जाएगा वो सारी भरमार आ जाएगा करंट का, तो पूरा एक बोझ बन जाएगा। तो मैं अभी भी थोड़ा-थोड़ा ला रहा हूँ। तो आप देखिए, जो 14वाँ 14 नंबर का एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होने वाला है, ये आपको बताना चाहिए। एरो इंडिया में क्या होता है? जितने भी उन्नत स्तर के अपने एयरक्राफ्ट है, जो सैन्य सेवा को प्रदान कर रहे हैं या वायु किसी भी और है ना? नौसेना के लिए है, नौसेना के लिए नहीं सॉरी, वायुसेना के जो है जितने भी उपकरण है उनके पास, उनका वो एक एक्सपो मतलब उनको दिखाते हैं कि ये है, ये हमारा उन्नत है, वो मतलब पूरा एक प्रदर्शनी होती है उनकी, ये मान लीजिए आप। एक्सपो होता है, तो उसी तरह जो 14वाँ एरो इंडिया 2023 है, उसका उद्घाटन 13 फरवरी को होने वाला है आज। और कहाँ होने वाला है, ये याद रखना आपको, यलहंका, बेंगलुरु में। जनरली बेंगलुरु में होता है ये। प्रधानमंत्री की परिकल्पना क्या? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है, यलहंका, बेंगलुरु में। पधारो आईआईटी कार्यक्रम, ये क्या है? देखो, आपकी भी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है या किसी और की भी इच्छा होगी कि हम कभी न कभी हम किसी आईआईटी को देखें, उसको एक्सप्लोर करें। तो वो देखने का मौका सामान्य रूप से नहीं मिल पाता, क्यों हम नहीं जा पाते, हमारी एंट्री प्रतिबंधित होती है। लेकिन कुछ ऐसे आयोजन होते हैं राज्य सरकार द्वारा, ताकि हम भी, एक आम जन भी देख पाएँ कि आईआईटी के अंदर वातावरण कैसा होता है, क्या होता है। तो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, तो ये पधारो आईआईटी करके कार्यक्रम शुरू किया गया अभी इस बार, तो ये जोधपुर आईआईटी में शुरू किया गया कि आमजन को भी इस आईआईटी के बारे में पता हो। तो कार्यक्रम का नाम क्या? पधारो आईआईटी। कहाँ हुआ? जोधपुर आईआईटी, राजस्थान। ठीक है? हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई और इस जयंती को हम कह रहे हैं ज्ञान ज्योति पर्वोत्सव, ज्ञान ज्योति पर्व। ज्ञान ज्योति पर्व का संबंध किस से है? और आपको नाम दे दी जाएंगे, विवेकानंद, दयानंद, ऐसे 3-4 नाम, है ना? तो आप फिर उसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको बताना है ज्ञान ज्योति पर्व का संबंध जो है महर्षि दयानंद सरस्वती से है। ठीक है? और इनकी हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई है। इतना पता होना चाहिए। अब थोड़ा-सा हम कर लेते हैं जो बूस्टर डोज़ की बात करते हैं। पिछले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किस स्थान से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई थी? मैंने आपको पढ़ाया था ना? हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तम जैसलमेर। याद रखना, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ, टारगेट करता हूँ उनको जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करे। तो हेलीकॉप्टर जॉयराइड सम जैसलमेर याद रखेंगे। वहीं ललित मीणा का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे। ललित मीणा हाल ही में जिन्होंने धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार प्राप्त किया, वो कहाँ से संबंधित है? पहली बात ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए उसका संबंध किस खेल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनैलिटी इन द न्यूज़ और उनका खेल कौन-सा। जब भी आप खेल खिलाड़ी पढ़ते हो, तो आपको राजस्थान में क्या पूछा जाता है जनरली? इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? ये पूछा जाता है ना? आपको पता होना चाहिए ललित मीणा का संबंध है क्रिकेट से और ये 2 चीज़ें हैं,
उदयपुर के निवासी हैं। और साथ ही ये ब्लाइंड क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेटर है, यानी ब्लाइंड क्रिकेट वाला जो गेम होता है उसको खेलते हैं। और राजस्थान से चयनित है ये ललित मीणा। ललित मीणा का संबंध जो है वो क्रिकेट से है, और ये उदयपुर के निवासी, इतना पता होना चाहिए आपको। ब्लाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि महाबलिदानी पन्ना का नाम हमने सुना है। पन्ना पैनोरमा का निर्माण किस स्थान पर प्रस्तावित है? पहली बात तो ये प्रस्तावित कहाँ है, तो आप बता देंगे पांडोली चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित है, वहां बनाया जाना है। लेकिन इसका एक पैनोरमा बन चुका है जिसको राजनाथ सिंह जी ने उसका अनावरण भी किया था, तो वो कहाँ बना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो लेक सिटी उदयपुर है, उदयपुर के गोवर्धन सागर तालाब की पाल पर एक आदमकद प्रतिमा बनाई गई है। एक तो निर्मित हो चुकी है जो है गोवर्धन सागर उदयपुर। अगर आपसे गोवर्धन सागर उदयपुर का ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आएंगे, इस बात की चिंता नहीं करनी है आपको। एक ऑप्शन आएगा, अगर पांडुलिक चित्तौड़गढ़ नहीं है तो आप क्या कर देंगे, गोवर्धन सागर उदयपुर। ठीक है, प्रस्तावित यहाँ है और ये बन चुका है। सेकंड वाला, राजस्थान में पहला जो ऑटोमेटेड या स्वचालित के हैं रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर आपको पता है क्या? इसका आंसर पता है? इसका आंसर क्या होगा? खोले के हनुमान जी, जयपुर। याद रखेंगे, बहुत ही एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राजस्थान का पहला जो ऑटोमोटेड रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है, तो खोले के हनुमान जी, जयपुर में बनाया जा रहा है। स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ स्थापित किया है? कोटा में। स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में। गौरव बेटी अभियान भरतपुर से संबंधित है, पता होना चाहिए। गौरव बेटी अभियान का संबंध किससे है? भरतपुर जिले से है। और हाफ गिलास वाटर अभियान कहाँ संबंधित है? भीलवाड़ा से, ये पता होना चाहिए। और मंडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर कहाँ है? खमनोर राजसमंद में। चारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, तो मंडी टूरिज्म टूरिज्म जो वेलनेस सेंटर है वो खमनोर राजसमंद, हाफ गिलास वाटर अभियान भीलवाड़ा, गौरव बेटी अभियान भरतपुर, और स्ट्रेस फ्री पार्क कोटा। थोड़ी सी बात करें इंपोर्टेंट और एमसीक्यू की, तो देखो, जो प्रदेश का कोटा है, कोटा क्षेत्र है, वो खनन के क्षेत्र से अपार संभावनाओं से युक्त है। खनन के क्षेत्र में अपार संभावना है, इसीलिए हमने क्षेत्र को क्या बनाने की कोशिश करी कि है इस बजट में, तो कोटा संभाग को हम बनाएंगे माइनिंग यूनिवर्सिटी। माइनिंग के क्षेत्र में उसका महत्व ज्यादा है, अपार संभावना है, इसलिए कोटा को माइनिंग यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा या बदला जाएगा। याद रखेंगे आप। वही मैं बात कर लूं, दो बातें हैं, दोनों काम कहाँ हो रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट है कि जयपुर में हो रहे हैं दोनों काम, जो है वो जयपुर में ही हो रहे हैं। ठीक है, दोनों काम क्या? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को गति, और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को गति जो देने का दो काम हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? पहला तो जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना होगी जयपुर में, जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा शिक्षा को गति देगी। पहला जो है एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जयपुर। ये आपको एग्जाम पूछेगा। और दूसरा आपको पूछेगा कि जो उच्च शिक्षा में अब फैकल्टी का डेवलपमेंट करना है, जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका डेवलपमेंट करना है, उनके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी बन रही है, वो भी जयपुर में बन रही है। तो दोनों कहाँ बन रही है, आप क्या बता देंगे? दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और दोनों कहाँ बनने जा रहे हैं, तो दोनों के लिए आप बताएंगे जयपुर। जयपुर कॉमन है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, मुझे आप बताएंगे कि बीकानेर जो डायलॉग है वो कहाँ हो रहा है? सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है बीकानेर हाउस। डायलॉग जो है कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, बीकानेर हाउस ही दिल्ली में है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। आई होप आपको न्यूज़ पसंद आ रही होगी, और ये न्यूज़ पसंद आ रही है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ यूं ही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।